set of all the boys living in गर्ल्स हॉस्टल। अब बताइए ये क्या मैंने बोल दिया भाई, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर रहने वाले लड़कों का सेट बनाइए, ये क्या चीज़ है। आप बोलोगे ना सर आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई, सही बात है, मैं वाइड बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सेट लेके चल रहा हूँ वो मेरे भाई वाइड ही तो है, यानी कोई एलिमेंट वहाँ पे पॉसिबल। हेलो एवरीवन, एजुकेशनल विजय पर सेट थ्योरी के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स के पहले कि आज का हम वीडियो शुरू करें थोड़ा आपको बातें रिवाइज करा दें कि हमने पीछे क्या पढ़ा हुआ है। तो जो हमारा लेक्चर 1 था इसी टॉपिक यानी कि सेट थ्योरी का, उसमें हमने जाना कि सेट आखिर है क्या चीज़, सेट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो रस्टर फॉर्म में हो चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो, राइट। और आज की वीडियो में जानेंगे हम कि टाइप्स ऑफ सेट क्या हैं, सेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, ताकि जो आज हम जो भी बातें पढ़ें आपको प्रॉपरली समझ में आए। चलिए हम शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि टाइप्स ऑफ सेट हम पढ़ने वाले हैं, और टाइप्स ऑफ सेट में जो सबसे पहला टाइप आता है सेट का वो आपका है इम्पटी सेट, राइट। नंबर 1 क्या हम पढ़ेंगे, इम्पटी सेट। अब देखिए इम्पटी सेट के नाम से ही क्लियर है कि भाई ये सेट इम्पटी है। सेट इम्पटी होने का मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं पाए जाएंगे, राइट। तो इसकी डिफिनेशन भी कुछ ऐसी है, अ सेट हैविंग no element, a set having no element is called empty set। और एक बात, empty set के आपके कुछ अदर भी नाम होते हैं, जैसे कि इसी empty set को हम बोलते हैं null set, या इसको हम void set भी कहते हैं, VOIDSET। और हम इस empty set को denote जिससे करते हैं, यानी कि this one is denoted by, empty set is denoted by a Greek symbol which is read as phi। और अगर हम बात करें इसके रोस्टर फॉर्म के बारे में कि व्हाट इज़ द रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ द empty set, तो भाई इसको हम बस करली ब्रैकेट बना करके छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके देखिए क्या बोला कि empty यानी क्या, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही ना हो। तो आप समझ चुके होंगे कि रास्टर फॉर्म में जो हम लिखते हैं तो उस कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स ही तो लिखते हैं, और जब इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तब उसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो गाइज ये आपका होता है एम्प्टी सेट। अब अगर यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो आपको चलो एग्जांपल मैं ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ। कोई सेट ए है जो डिफाइंड है, थोड़ा इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म आपने देख लिया कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, बस करी लगाना है, उसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, ठीक। अब अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि हमें कोई एलिमेंट मिले ही ना हो। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, समझिए ध्यान से। मैं लिख रहा हूँ कोई सेट ए है जो कि x को डिनोट कर रहा है, सच दैट, अब भाई x क्या है, तो आप कह सकते हो कि सर ये जो x है वो 2 से बड़ा है और क्या है 3 से छोटा है। कोई सेट कैसे डिफाइंड है, x है, सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, और मैं x को बिलोंग करता हूँ नेचुरल नंबर के साथ। अब आप खुद बताइए, क्या हमारे पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर है, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 2 से तो भाई बड़ा हो लेकिन 3 से क्या हो, छोटा हो। तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है नंबर लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कहोगे भाई इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, यानी फिर वही बात, यही रिप्रेजेंटेशन आया ना। और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई सेट आप बी ले लीजिए या कोई और सेट लीजिए, ये सेकंड एग्जांपल इसका होगा, राइट। ये क्या था, ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सेट था, और ये क्या है, उसी का सेकंड एग्जांपल है। आप कोई सेट एक बी ले लीजिए जिसको फिर डिफाइन ऐसे करिए कि बी हमारा क्या हो, कोई x हो, राइट। बी हमारा क्या है, कोई x है, और मैं कह रहा हूँ बी हमारा कोई x है, और मैं कह रहा हूँ कि x ऐसे डिफाइंड है कि x का स्क्वायर करने पे क्या आ जाए, -2 आ जाए। और फिर मैं कहूँ कि x हमारा एलिमेंट है किसी रियल नंबर का।
अब यहाँ पे आपके लिए बात थोड़ी चैलेंजिंग हो गई। क्या हमारे पास रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करके आप माइनस में पा जाओ नंबर? अगर यहीं पर एक्स स्क्वायर करके 2 लिखा होता तो आप बोलते सर एक्स हमारा अंडर रूट में 2 है और अंडर रूट 2 इज एन एलिमेंट ऑफ इरेशनल नंबर, तो हम वहाँ बात को मान लेते हैं आपकी। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं वो नंबर स्क्वायर करने के बाद भी माइनस में रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसा कोई हमारा रियल नंबर नहीं होता है। तो फिर से इस सेट के जो एलिमेंट है वो वाइड हो जाएंगे, यानी ये बन जाएगा हमारा नल सेट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ का, ताकि आपको चीज़ों को मैं और बेहतर समझा सकूं। आई होप आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा। देखिए अगर मैं तीसरा कोई एग्जांपल लूं तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सेट ऑफ ऑल द बॉयज, सेट ऑफ ऑल द बॉयज लिविंग इन गर्ल्स हॉस्टल। अब बताइए ये क्या मैंने बोल दिया भाई, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर रहने वाले लड़कों का सेट बनाइए, ये क्या चीज़ है? आप बोलोगे ना सर आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई, सही बात है, मैं वाइड बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सेट लेके चल रहा हूँ वो मेरे भाई वाइड ही तो है, यानी कोई एलिमेंट वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अरे भाई गर्ल्स हॉस्टल में लड़के कहाँ से आ जाएंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बात समझ में आ रही है ना? तो ये गाइस हमारा था इम्पटी सेट, काफ़ी आसान टर्म था। देखिए इम्पटी सेट आपने पढ़ लिया। इम्पटी सेट को पढ़ने के बाद हमारा दूसरा सेट आता है सिंगलटन सेट। देखिए फिर से सारी बातें नाम से क्लियर हो पा रही हैं। सिंगलटन सेट यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। Singleton set, a set having only one element, a set having only and only one element is called singleton set। यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक का एलिमेंट आए, हम भाई उसी को बोलेंगे वो सिंगलटन सेट है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं रोस्टर फॉर्म का। मान लीजिए कोई सेट मैंने ए लिया और मैं ए को लिख दूँ यहाँ पे 5। रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखा गया कितने एलिमेंट यहाँ पे? बोलोगे सर एक ही एलिमेंट है 5 है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये भाई मैं सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलिए एक और हम लेते हैं, थोड़ा सेट बिल्डर वाला भी एग्जाम्पल कोई ले लें। अब मैं कह रहा हूँ कि बी हमारा कोई दूसरा सेट है, वो सेट के एलिमेंट क्या है? एक्स है। एक्स क्या चीज़ है? आप पूछोगे ना एक्स की सर डेफिनेशन बताइए, एक्स यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं आप? तो मैं बोल रहा हूँ सच दैट कि एक्स का स्क्वायर करने के बाद मुझे चलिए मान लीजिए 4 मिला है। मैंने कोई एक्स लिया, मैंने कोई एलिमेंट क्या लिया, मैंने कोई सेट डिफाइन किया इन द टर्म ऑफ एक्स, और मैंने एक्स को डिफाइन कर दिया कि इसी एक्स का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा? 4। और फिर मैंने बोला कि भाई जो मैं एक्स ले रहा हूँ वो केवल मैं नेचुरल नंबर के सेट से ले रहा हूँ। अब बताइए आप यहाँ पे अगर इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखकर एलिमेंट गिनना चाहोगे तो आप कहोगे सर आपने जिस सेट के बारे में बात किया है नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 लेना है, लेकिन सब नहीं ले सकते क्योंकि हमें उसका स्क्वायर करके 4 चाहिए, यानी केवल 2 ही ऐसा नंबर है। 2 मतलब ओनली 2 की बात कर रहा, 2 अलग अलग नहीं, राइट? यानी ये हमारा हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। आपकी बात सही होगी एक प्रकार से। अगर यहाँ पर मैं इंटीजर कर दिया होता, अगर यहाँ पर मैं इंटीजर बोल देता तब इसके 2 अलग अलग एलिमेंट मिल जाते हैं, प्लस का भी 2 और माइनस का भी 2, क्योंकि प्लस के 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, माइनस के 2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है। लेकिन हमें जिस का एग्जाम्पल लेना वो सिंगलटन सेट है, तो भाई इसलिए मैंने इसको नेचुरल नंबर का एलिमेंट बनाया, राइट? बात समझ में आ गई? यानी सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट को पढ़ने के बाद हमारी आगे बात आती है फाइनाइट सेट। देखिए फिर से फाइनाइट यानी कि एक ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट हों वो फाइनाइट हो। फाइनाइट हो मतलब क्या हो? आप उसे इजीली काउंट कर सको। जैसे मान लीजिए मैं कोई यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2
एक्स वाई थीटा अल्फ़ा। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे नंबर भी लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ ग्रीक लेटर्स भी लिया हुआ है, लेकिन जो मैं बात यहाँ पे आपको पढ़ाना चाहता हूँ मेरे भाई, वो चीज़ हमारी है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या डिफिनीशन है? हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स। थोड़ा अगर अच्छे से डिफाइन करूँ तो हम बोलेंगे लेट वी हैव ए नॉन एम्प्टी सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर कंटेन्ड इन द सेट दे आर काउंटेबल, तब उसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। यानी कि हैविंग काउंटेबल एलिमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। जैसे मैंने आपको कोई सेट लिया ना 1 2, मैंने कुछ नंबर भी लिया, आप समझ रहे हैं ना बात मेरी? सेट क्या होता है? नंबर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कोई प्लेस हो सकता है, कोई जगह हो सकता है। यहाँ पे चाहूँ तो मैं एक और टर्म यहाँ पे मुंबई भी ऐड कर सकता हूँ, तो कोई समस्या नहीं होगी, जान लीजिएगा। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? सेट। सेट मतलब क्या? कलेक्शन या एग्रीगेट। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करिए और लेक्चर 1 पहले देख लीजिए, तो आपको बातें समझ में आती रहेंगी। तो कोई सेट मैंने ले लिया हुआ है, जो मैंने इसके एलिमेंट्स लिखे हैं, इन एलिमेंट्स को हम आराम से गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितने एलिमेंट हैं? 7 है ना। तो हम बोलते हैं कि इसके पास सब मिला के 7 एलिमेंट हैं, और इसको हम कुछ ऐसे बोलते हैं। कैसे? फाइनाइट सेट। आपको समझ में आ गई ना कि भाई एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे तो सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट। बस वहीं पे फाइनाइट सेट हमारा ख़त्म। अब उसमें एक और बात बढ़ के आती है कि अगर इसके अगर इसके पास सब मिलाकर के 7 एलिमेंट हैं तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट ए। क्या वाला बने? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कितना? 7। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं एक और नया टर्म, जिसे बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। क्या बोलते हैं? कॉर्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। यानी ये क्या चीज़ है? तो किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट कंटेन्ड हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्डिनल नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर सेट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए कि जब भी हम किसी फाइनाइट सेट की बात करेंगे तभी हम कार्डिनल नंबर इस टर्म का जिक्र करेंगे, क्योंकि जब सेट में एलिमेंट को गिन पाओगे तभी ना बोलोगे कि वो 1 है 2 है 3 है कि 4 है, यानी कितने हैं। जिस नेचुरल नंबर n से आप बताओगे कि भाई इतने एलिमेंट हैं, उसी को हम ऐसे रीड करेंगे कि n ऑफ a। n मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट। चाहे अगर a है तो a बोलोगे, b है तो b बोलोगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट a इज 7। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर मैं एक सेट b डिफाइन करने जा रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं लिखूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं लिख रहा हूँ कि b इक्वल x सच दैट x का स्क्वायर करके मुझे 9 मिला है, और मैं x को बिलोंग किससे करवा रहा हूँ? इंटीजर से करवा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ आपसे पूछा जाए, बताइए इसका कॉर्डिनल नंबर क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा। लिखा गया सेट बिल्डर फॉर्म में, इसका हम क्या निकालेंगे? पहले रोस्टर फॉर्म। बातों थोड़ा समझने के लायक बनाते हैं। तो कितने ऐसे इंटीजर्स हैं? इंटीजर्स मतलब क्या? पॉजिटिव नंबर भी नेगेटिव नंबर भी। तो हमारे पास कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर करके आपको 9 मिल सकता हो? तो आप बोलोगे भाई हमारे पास ऐसे केवल 2 हैं, एक तो माइनस का 3 और एक प्लस का 3। तो इसका हो गया रोस्टर फॉर्म। भी आपने इस सेट का क्या देखा? रोस्टर फॉर्म देखा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये सेट फाइनाइट है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर केवल 2 ही एलिमेंट हम आराम से गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो 2 एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू। बस यही हमारा कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट बी हो जाता है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। अब इसके बाद देखिए बात आती है हमारे इनफाइनाइट सेट। अब ये इनफाइनाइट सेट क्या चीज़ है, इसी में आप जान लीजिए उसको भी कि ये इनफाइनाइट सेट हमारा क्या चीज़ है। चलिए इसे फाइनाइट आगे मैं इन लगा देता हूँ ताकि इसको हम पढ़ें क्या? इनफाइनाइट सेट। जस्ट अपोजिट ऑफ फाइनाइट। फाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट को हम गिन ले रहे थे, तब उसको उसके कॉर्डिनल नंबर से एक्सप्रेस हम कर दे रहे थे। लेकिन मेरे भाई जो इनफाइनाइट सेट होता है इसके अंदर इतने एलिमेंट होते हैं कि आप कभी गिन नहीं पाते हो, यानी कि अनकाउंटेबल एलिमेंट।
जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट है इज इनफाइनाइट, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वो एक इनफाइनाइट सेट है। अगर आपको कुछ एग्जांपल दिया जाए, मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखा हूँ a इक्वल 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। क्या आपको समझ में आ रहा है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? आप बोलोगे नहीं भाई एकदम नहीं समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल ये हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं, रोस्टर फॉर्म में तो आपने देख लिया, अगर आपको मैं सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल दूं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं कोई सेट को डिफाइन कर रहा हूँ एज x, और मैं ये बोल रहा हूँ कि जो x है ये एक ऐसा नंबर है जो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में क्या करेगा, x लाई करेगा। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दे रहा हूँ कि जो x ये रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब क्या आप इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे इनके बता सकते हैं? देखिए मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, रियल नंबर आपको याद करना पड़ेगा। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई जितने भी नंबर आप नंबर लाइन पे पकड़ पाओ वे सभी रियल नंबर हैं। यानी कि ये जो 1 और 2 है, इन दो इंटीजर्स के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने 9th में सीखा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स लाइंग बिटवीन एनी टू गिवन इंटीजर एनी टू बिटवीन एनी टू गिवन नंबर, कुछ भी कर लीजिए आप, इंटीजर ही नहीं, अगर वो रेशनल है तभी उसके बीच में बहुत नंबर लाई करेंगे, इरेशनल है तब भी लाई करेंगे। तो किसी भी दो दिए गए नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर लाई करते हैं, इसलिए ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेट, ये एक इनफाइनाइट सेट का ही एग्जाम्पल है। हाँ, लिखा ये गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है, लिखा किस में गया है, रोस्टर फॉर्म में, राइट। तो पीछे की बातों को रिकैप करते भी रहिए और नई बातें सीखते भी रहिए, ठीक है। तो आई होप आपको फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, कॉर्डिनल नंबर, ये 3 बातें एकदम आसानी से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट के बारे में कि ये इक्विवेलेंट जो सेट हमारा है ये कुछ ऐसे अपने आप को डिफाइन करता है कि दो ऐसे सेट जिनके जो, एक बात और याद रखिए कि जो जिन दो सेट के बारे में बात करेंगे हम इक्विवेलेंट सेट के बारे में, वे दोनों सेट फाइनाइट होने चाहिए। तो दो ऐसे फाइनाइट सेट जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी संख्या बराबर हो, ना कि एलिमेंट बराबर हो। क्या हो बराबर, उनकी केवल संख्या बराबर हो, तो हम उसे बोलेंगे दे आर इक्विवेलेंट सेट। यानी ऐसे हम बोलेंगे फॉर एनी, या ऐसे बोले इन, इफ इन any two finite sets, if in any two finite sets their cardinal number is same, their cardinal number is same, they are said to be equivalent set. They are said to be what? Equivalent set. एग्जाम्पल समझते हैं, बड़े आराम समझ जाएंगे आप। मान लीजिए मैंने कोई सेट लिया है 1 2 3, मैंने कोई सेट B लिया हुआ है x y z। बस मैंने भी क्या बोला आपको डेफिनेशन में कि किसी भी दो फाइनाइट सेट में, दोनों सेट फाइनाइट ही हैं, लास्ट में डॉट लगा नहीं है, इनफाइनाइट कहीं पे मेंशन नहीं है। तो किसी भी दो फाइनाइट सेट में जो अगर उनके कॉर्डिनल नंबर सेम हैं तब हम बोलेंगे वे सेट आपस में इक्विवेलेंट हैं। आप एक काम करिए, चलिए सेट A जो है और जो सेट B है, दोनों के आप पहले कार्डिनल नंबर ही निकाल लीजिए। अगर आप सेट A के पास आओगे तो बोलोगे सर सेट A का जो कार्डिनल नंबर है वो है 3, क्योंकि सेट A के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट वो कितने हैं, 3 हैं। अगर आप सेट B को देखोगे तो बोलोगे सर इसके अंदर भी 3 ही एलिमेंट हैं, तो हम बोलेंगे जो कार्डिनल नंबर ऑफ B वो भी कितना है, 3 ही है। अब आपको ध्यान ये देना है कि क्या ये आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B। सेट A इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, सेट B। बस इतनी सी बात यहाँ पर आती है। तो कोई भी दो सेट ले लेना है, अगर उन दोनों सेट के कार्डिनल नंबर आपस में बराबर हैं तो हम बोलेंगे वे आपस में इक्विवेलेंट हैं। अगर वो बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं, वे आपस में इक्विवेलेंट नहीं हैं।
ठीक है, ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ाबेट और नंबर तभी हम बात करें, ये भी आपका 1 2 हो सकता था। अगर मान लीजिए मैं दूसरा सेट, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर उस बदल दूं बिना इरेज किए एग्जाम्पल नंबर 1 को, मैं केवल सेट बी चेंज कर दे रहा हूं। अगर मैं सेट बी के एलिमेंट को 1 और 2 कर दूं तो हम बोलेंगे अब सेट बी, देखिए सेट ए को मैंने छेड़ा नहीं है तो सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट 3 ही होंगे। सेट बी को मैंने 2 एलिमेंट लिया है तो हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 2। अब बोलूँगा कि इनके जो आपस में कार्डिनल नंबर है वे बराबर नहीं है, इसलिए सेट ए और सेट बी दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, हम ये बात वहाँ बोलेंगे। आई गेस आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब देखिए जब जैसे हम बात कर लेंगे इक्विवेलेंट के बारे में तो तुरंत एक और हमारे पास टर्म आता है इक्वल सेट की डिफिनीशन। क्या इक्वल सेट क्या होता है? देखिए इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है, तो बहुत आसान सी बात है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो कार्डिनल नंबर अगर सेम है तब हम बात करेंगे केवल इक्विवेलेंसी के बारे में, यानी कि दो सेट को इक्विवेलेंट करने के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन जो इक्वल सेट है इसकी डिफिनीशन कहती है, आपको लिख के बताते हैं। इक्वल सेट का टर्म कहता है कि किसी भी दो सेट में अगर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वे ही बराबर हो जाते हैं तब उसे बोलेंगे वापस में इक्वल सेट है। यानी कि इफ इन एनी टू सेट्स, देखिए यहाँ पर फाइनाइट नहीं लिखा गया है, अगर दोनों सेट आपस में इनफाइनाइट हैं तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि वे आपस में इक्वल सेट हैं। तो इफ़ एनी टू सेट्स ए एंड बी, चलिए मान लीजिए मैं सेट को नाम भी देता हूँ, इफ़ इन एनी सेट लेट्स से दिस सेट आर ए एंड बी, मैं ये बोलूँगा कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए is also present in B, is also present in B, and element present in B is also present in A, is also present in A। क्या लिखा मैंने, फिर समझते हैं। If in any two set A and B the elements present in A मतलब क्या, set A, right, is present in set B and element present in set B, elements present in set B is also present in set A, is also present in set A, then the set A is said to be equal to set B। ये इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बात समझ में तुरंत आ जाएगी। थोड़ा सा मैंने बड़ा लिख दिया, बड़ा मैंने क्या लिखा, बस ये लिखा मैंने कि सेट ए और सेट बी अगर दो सेट हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मिल जाते हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में मिल जाते हैं, यानी कि दोनों के एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं, तब हम कहते हैं कि सेट ए सेट बी के बराबर है, यानी सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। बस यही बात मैंने यहाँ पे लिखा। हम एग्जांपल समझते हैं। मैंने एक सेट ए लिया है, ए इक्वल 1 2, चलिए आगे मैं 3 ले लेता हूँ, आगे मैं 4 ले लेता हूँ, ये मैंने 4 एलिमेंट ले लिए। मैं एक और सेट बी ले लेता हूँ, 3 1 4 2। अब आपसे कहा जाए कि चेक करके बताइए कि क्या सेट ए और सेट बी आपस में बराबर हैं। आपको याद होगा कि सेट की डिफिनीशन कहती है कि अगर एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दिया जाए, मतलब उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, तो वे सेट आपस में सेम रहते हैं, सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल एलिमेंट को बदलने से, यानी कि अगर एलिमेंट ही बदल दिया जाए तब उनका सेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर सेट ए में 1 है, सेट बी में भी 1 पाया जा रहा है, सेट ए में 2 है, सेट बी में भी एक 2 पाया जा रहा है एज ए एलिमेंट, सेट ए में 3 4 भी है और सेट बी में भी 3 4 है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में पाया जा रहा है, वही सेम एलिमेंट सेट बी का भी मेंबर है, इसलिए हम कहेंगे कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है। बस इतनी सी बात है, बात समझ में आ रही है। अब चलिए इसके बाद पे हम यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं कि अगर सेट ए सेट बी के इक्वल है, सेट ए क्या है, सेट बी के इक्वल है, तो हम बोलेंगे इफ़ ए कोई एलिमेंट मैं ले रहा हूँ, अगर ए सेट ए का एक एलिमेंट है तो ये फॉलो ये करेगा कि जो यही ए है वो सेट बी का भी एलिमेंट होगा।
यानी मैंने क्या लिखा यहाँ पर देखिए, अगर सेट ए में पाया जाने वाला कोई एलिमेंट 1 ले रहा हूँ मैं, तो भाई वही सेट बी में भी पाया जाएगा। कोई एलिमेंट 2 लिया तो 2 सेट बी में भी पाया जाएगा। 3 लिया तो वो 3 सेट बी में भी पाया जाएगा। 4 लिया तो वही 4 सेट बी में भी पाया जाएगा। अगर हर एलिमेंट ए का दूसरे सेट बी का मेंबर है तभी हम बोलेंगे वे सेट आपस में इक्वल हैं। ठीक है, चलिए इक्वल सेट का और एग्जांपल लेके समझते हैं। इक्वल सेट का हम थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। पास तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में सब मिला करके ए बी सी डी ई 5 अलग अलग सेट डिफाइंड हैं। ठीक है, और हमें करना क्या है, बोल रहा है कि फाइंड करिए कि कौन कौन सेट इसमें से ऐसे हैं जो आपस में इक्वल सेट हैं। एक बार याद दिला दूँ मैं, इक्वल सेट मतलब एलिमेंट बराबर होना चाहिए। जैसे सेट ए में क्या लिखा गया, सेट ए इक्वल लिखा है, एक सेट डिफाइंड है ए जिसमें लिखा है 0। 0 मतलब उसमें एक ही एलिमेंट है वो 0 है। ठीक है, ये बात कही जा रही है, उसमें 0 एलिमेंट्स नहीं है, उसमें एक ही एलिमेंट वो क्या है, 0 है। देखिए सेट बी हमें डिफाइंड है कैसे, चलिए काम करते हैं, सबका हम रोस्टर फॉर्म लिख के थोड़ा समझते हैं। कहीं कहीं पर वो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, तो अगर आप इसका आंसर करने वाले हैं तो बेहतर आपके लिए क्या होगा कि सबको आप अच्छी तरह से लिखिए। सेट ए हमारा ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में था तो मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई सेट ए के बारे में। अब देखते हैं सेट बी हमारा क्या कहता है। देखिए सेट बी बोल रहा है कि एक ऐसा एक्स लो, यानी एक ऐसा नंबर ले लो। देखिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, देखिए इसमें कहीं पर कोई ये नहीं बोला एक्स किसका एलिमेंट है, तो हम रियल नंबर को मान के चलेंगे क्योंकि सेट बेसिकली रियल नंबर पे काम करेगा। तो बोल रहा है कि एक एक्स ले लो जहाँ पे ये कंडीशन हो। अब ये कंडीशन क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये गाइस कंडीशन कहती है कि जो x आपका होगा वो क्या होगा, 5 से छोटा होगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, x क्या होगा, 5 से छोटा होगा और 15 से बड़ा होगा। अब बताइए आप, क्या ऐसा कोई नंबर होता है जो नंबर 5 से छोटा हो 15 से बड़ा हो? कोई नहीं है भाई, बकवास कर रहा है सवाल वाला हमें। तो हम बोलेंगे मेरे भाई ये नल सेट है, ये क्या आपका है, एम्प्टी सेट है। समझ बात आ रही है, वाइड सेट है, नल सेट है। ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई x हमारे पास नहीं है जो x हमारा 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा हो। ऐसा कोई x हमारे पास नहीं होता है। चलिए हम सेट सी के पास चलते हैं। सेट सी हमारा क्या बोल रहा है गाइस, देखिए सेट सी डिफाइंड है कि आप ऐसा x ले लो जिसमें से अगर 5 माइनस करो तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो भाई इसके एक ही एलिमेंट वो 5 होगा, क्योंकि अगर x माइनस 5 इक्वल 0 लिखा है तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, केवल 5 रखोगे तभी 0 आएगा ना। तो सिर्फ एक एलिमेंट वो कौन सा होगा, 5 होगा। चलिए हम थोड़ा सेट डी को समझते हैं। सेट नंबर डी बोल रहा है कि एक ऐसा x ले लो जिसका स्क्वायर करने पे आपको क्या मिल जाए, 25 मिल जाए। तो भाई हमारे रियल नंबर में से 2 नंबर होते हैं, ये सारी जो x है वो रियल नंबर पे डिफाइंड है। ठीक है, इन सब में ऊपर लिखा है x इसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, x है सच दैट x स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो रियल नंबर में से 2 आपके पास नंबर होते हैं, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5, जिसका स्क्वायर करके आपको कितना मिल जाएगा, 25। यानी कि डी में हमारे 2 एलिमेंट कौन कौन से, तो आप बोलोगे -5 और +5। चलिए +5 का लिखना, 5 भी बहुत हमारे लिए होता है। देखिए सेट नंबर ई क्या बोल रहा है, थोड़ा सेट ई को गौर करिएगा। सेट ई कह रहा है कि एक ऐसा x है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट लो कि जो एलिमेंट यहाँ पे लोगे वो इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होगा। इंटीग्रल यानी कि वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, वो इंटीग्रल पॉजिटिव, नेगेटिव भी नहीं रहेगा, पॉजिटिव रूट रहेगा। और किसका, इस वाले इक्वेशन का। इक्वेशन क्या आपका है, x² - 2x - 15 = 0। एक काम करिए, फटाफट पहले इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, किससे क्या क्या रूट्स आएंगे। तो आप इसको जब फैक्टराइज करोगे तो आप पाओगे x² -5x + 3x + -15 = 0। अगर आप कॉमन लोगे तो एक ब्रैकेट में आपका बनेगा x - 5 और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या बन जाएगा, x + 3 बन जाएगा। यानी 2 रूट्स आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा +5 और एक क्या आ जाएगा, -3। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 2 रूट मिल गए। कौन कौन से, 5 और -5, यानी दोनों हमारे सेट के एलिमेंट हो सकते थे। ध्यान दीजिएगा, है नहीं, ये दोनों एलिमेंट आपके हो सकते थे इस सेट ई के लिए। लेकिन कंडीशन डाल दिया उसने कि भाई जो x लोगे, x मतलब क्या लोगे, जो रूट लोगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये जो -3 था उसको हम छोड़ देंगे और किसको लेंगे, केवल 5 को लेंगे। यानी कि सेट ई में केवल एक एलिमेंट कौन सा, 5। अब इसको आज जब आपने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है तो अब बताइए
कि कौन कौन से ऐसे सेट हैं जो आपस में इक्वल सेट हैं। 0 कहीं पर और नहीं है, 5 यहाँ पर है, सेट C में 5 है और सेट E में 5 है। एक्चुअली वो 5 जो है वो सेट D में भी आता है, लेकिन जो D में आता है -5 वो और किसी में नहीं आता है। और डेफिनेशन कहती है अगर आप 2 सेट को चेक करने वाले हो इक्वल सेट के लिए, तो इसका एलिमेंट इसका मेंबर होना चाहिए और इसका एलिमेंट दूसरे वाले सेट का मेंबर होना चाहिए। यानी इस प्रकार हम केवल ऐसे 2 ही सेट यहाँ पे जज कर पाते हैं, सेट C और सेट E, जो आपस में इक्वल हैं। सेट D हो सकता था अगर ये माइनस यहाँ पे नहीं होता तब। ठीक है, तो गाइज ये आपका आंसर होगा कि क्लियरली जो सेट EC है वो सेट E के इक्वल होगा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सोल्यूशन। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। सो हे गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे सेट थ्योरी के अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में, पावर सेट्स के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में, ये चीज़ें क्या होती हैं, राइट। और एक और बहुत मेन टर्म वो आपका आता है जिसको हम इंटरवल्स के नाम से जानते हैं कि ये इंटरवल क्या होता है सेट थ्योरी में। तो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लगातार वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।